आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का रिवीजन स्पेक्ट्रम के बुक से करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इस आधुनिक भारत के इतिहास बुक में लगभग 40 अध्याय हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग आज से पहले नंबर के अध्याय से रिवीजन करना आरंभ करते हैं। पहला नंबर के अध्याय में स्रोत एवं उपागम के बारे में बताया गया है, जो कि यही जो टॉपिक है वो दूसरे अध्याय तक चलेगा। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक से आरंभ करते हैं। देखिए, इतिहास अतीत की घटनाओं और मानवीय प्रयासों से संबंधित है। ये घटनाएं तथा मानव प्रयास विचारों, आस्थाओं, मान्यताओं और प्रथाओं के विकास के साथ अंतर्गर्हित है। ठीक है, आगे है कि स्वाभाविक रूप से इतिहास समय से संबंध है, जैसा कि घटनाएं एवं कालानुक्रमित क्रम में होती है। देखिए, जैसा घटना होती है यदि समय के अनुसार से, वैसा ही घटना को हम लोग समय में व्यवस्थित करके तब उसको पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि इस कालानुक्रमिक क्रम का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई एक घटना किसी एक समय में ही होती है। ठीक है, क्योंकि उस समय में अलग अलग घटना एक ही साथ हो सकती है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर घटनाएं निरंतरता से घटती रहती है, जिसमें लोगों के विभिन्न गुट या समूह शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घटनाओं का यह कालानुक्रम जो लगभग एक ही समय पर घटित हुआ था, हमें किसी विशेष कालावधि के बारे में बताता है। ठीक है, परंतु कुछ भी बटा हुआ नहीं है। इसमें केवल परिवर्तन ही नहीं अपितु निरंतरता भी है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की घटनाएं तथा विचार अतीत से प्रभावित होते हैं। फिर चाहे विचारों में समय के साथ परिवर्तन क्यों ना आ गया हो। ठीक है, इस वीडियो का यदि आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम JPSC परीक्षा 1 सर्च हमारे टेलीग्राम पर और उसमें अवश्य ही जुड़ जाएं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अतीत का अध्ययन केवल तभी किया जा सकता है जब उससे संबंधित आंकड़ों या जानकारियों के कुछ स्रोत उपलब्ध हो। ठीक है, ये बात तो टोटली क्लियर है कि जब कोई यदि हम लोगों को आंकड़ा या जानकारियों का कुछ स्रोत रहेगा तभी हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख या स्थापत्य कला तथा साहित्य कार्य कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें कथा साहित्यों, मौखिक कहावतों और चित्रकलाओं के अलावा संस्मरण, जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत शामिल हैं। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के भारत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में जो है वो उपलब्ध हैं। ठीक है, 18वीं से 20वीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसी में आता है आधुनिक भारत, इसीलिए उसी टाइम पीरियड के बारे में बोला गया है। देखिए आगे है पूरा लेखीय सामग्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए पूरा लेखीय टॉपिक को जानते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी सरकारी अभिकरण हो या किसी भी प्रकार के जो दस्तावेज होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे इतिहास के जानकारी के बारे में। पूरा लेखीय सामग्री ऐसा दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है। ठीक है, और जिन्हें तत्पश्चावर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, यही है पूरा लेखीय सामग्री। कि मान लेते हैं कि कोई संगठन था या कोई लोक प्राधिकरण था या संस्था था, व्यवसाय था या पारिवारिक कार्य के लिए जो अपने दस्तावेज तैयार किया जाता है, तो यदि मान लेते हैं कि बहुत साल उसको बनाए हुए बीत गया है, ठीक है, और पीछे का इतिहास हम लोग को जानना है, तो हम लोग डायरेक्टली उसी दस्तावेज को जानेंगे, तब हम लोग को पीछे का इतिहास समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की कालावधि के दौरान
की व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों तथा अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में जो कल्पनातीत वृद्धि हुई। ठीक है, जो भी कुछ काम होता था ब्रिटिश शासन के दौरान, वो हर एक चीज़ को जो है कहीं ना कहीं कागज़ों में क्या करके लिख करके रखा जाता था। ठीक है, तो वही हम लोग क्या कर लेते हैं कि उसी को बारे में अध्ययन कर लेते हैं। राजकोषीय अभिलेख, निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सतह तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी क्राउन ने प्रशासन यानी कि भारतीय संभाला, यानी कि भारत को जब अपने अधीन लिया, तो उसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरनावार प्रत्येक घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान सहित निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियों जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ये सब के क्या बोलेंगे तो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों में भी 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी है। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफ़ी कुछ जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। पहला, केंद्र सरकार की पूरा लेख, यानी कि जो केंद्र सरकार का जो है वो लेख जो है वो सुरक्षित करके रखा गया है उस समय का। दूसरा, राज्य सरकार के पूरा लेख। तीसरा, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरण के अभिलेख। और चौथा, न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख एवं अभिलेखीय स्रोत भी विदेशों में उपलब्ध हैं। ब्रिटिश काल में कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए एक मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। आगे है केंद्र सरकार के पूरा लेख के बारे में, यानी कि आगे इस चारों टॉपिकों को विस्तृत रूप से दिया होगा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। पहला, केंद्र सरकार के पूरा लेख बारे में देखिए, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेज कर रखा गया है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। आगे है लोक विभाग के अभिलेख। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज व्यवस्था के उदय और कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। आगे है 1767 में बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल की नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेरों के जनरल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की। आगे है लोक न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं।
रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से 37 के दौरान हुए संवैधानिक विकास के विश्लेषण अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। ठीक है, जो कौन सबसे महत्वपूर्ण है तो 1920 से लेकर के 1937 के दौरान जो संवैधानिक विकास किया गया है वो बहुत ही उपयोगी हैं। आगे है राज्य सरकार के पूरा लेख के बारे में। राज्य सरकार अभिलेख के अभिलेखों में पहला पूर्ववर्ती ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, दूसरा पूर्ववर्ती रियासतों जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, और तीसरा ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंध स्रोत सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। पुणे के अभिलेख कार्यालय में पेशवा दफ्तर नामक एक अन्य ब्रिटिश पूर्व महत्वपूर्ण पुरालेख है। यह पेशवा के पतन के बाद एक शताब्दी पूर्व के मराठा इतिहास के अध्ययन का एकमात्र बेशकीमती स्रोत है। ठीक है, कौन सा है वो? पुणे के अभिलेख। ठीक है, जो कि पेशवा दफ्तर उसका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर इत्यादि रियासतों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए पूरा लेख वर्तमान में बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जम्मू स्थित राज्य के पुरालेखों में 1846 से जम्मू कश्मीर के डोगरा शासन के इतिहास के अध्ययन हेतु दुर्लभ संग्रह है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं रीवा, केरल के त्रावणकोर एवं कोचीन, कर्नाटक में मैसूर और महाराष्ट्र में कोल्हानपुर रियासतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुरालेख संबंध राज्यों में है। दूसरा है 3 प्रेसिडेंसीज के पुरालेख। देखिए, फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रारंभिक अभिलेख 1756 की कलकत्ता की लूटपाट में नष्ट हो गए, लेकिन अंग्रेजों की प्लासी की विजय के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी के पुरालेख न्यूनाधिक रूप से संपूर्ण श्रृंखला में सुरक्षित रहे, जो असंत भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और असंत पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध है। मद्रास प्रेसिडेंसी के अभिलेख 1670 ईस्वी से उसके इतिहास का वर्णन करते हैं, जिसमें गवर्नर और सेंट जॉर्ज की परिषद की अभिलेख भी शामिल है। इस अभिलेख में अन्य भारतीय शक्तियों के साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष तथा अंग्रेजों के मतभेद सहित दक्कन और दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार एवं उत्थान की पर्याप्त जानकारी भी मौजूद है। आगे है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूरा लेख, जो मुंबई स्थित महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय में रखे हैं। पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध तथा भूतपूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कन्नड़ भाषी जिला, जिन्हें 1956 में मैसूर में शामिल किया गया है, इसके इतिहास के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी है। आगे है अन्य यूरोपीय शक्तियों के पुरालेख। देखिए, गोवा में संरक्षित पुर्तगालियों से संबंध पुरालेख मुख्यतः 1700 से 1900 की कालावधि से संबंधित भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य के इतिहास के लिए मूल्यवान है। भारत में लिस्बन से भेजे गए आदेश एवं पत्र तथा भारत से पुर्तगाली को भेजे गया जवाब एवं पत्र पुर्तगालियों अभिलेखों की बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड मद्रास अभिलेख कार्यालय में है और चिनसुरा संबंधी रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में है। फ्रांसीसी अधिकारी अपने क्षेत्रों एवं बस्तियों को समाप्त करने से पूर्व चंद्रनगर तथा पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी के अपने फ्रांसीसी अभिलेखों को पेरिस ले गए। दूसरा है न्यायिक अभिलेख। देखिए, न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के प्रमाण प्रदान करता है। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। आगे है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट के पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ से सबसे पहले
उपलब्ध न्यायिक पुरालेख हैं। अब ये मद्रासी अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के पलासी पूर्व 1757 के अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं। ठीक है, माने नष्ट हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, लेकिन 1753 से 1773 के वर्षों के अभिलेख सहित 1774 से 1861 के वर्षों के बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध है, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। आगे है इसी में कि ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसीज के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतों के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है। आगे है प्रकाशित अभिलेख। देखिए, प्रकाशित अभिलेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखीय प्रकाशन होते हैं, जिनमें क्राउन के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों के विपुल उद्धरण शामिल है। इनमें 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की भी सूची शामिल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा प्रकाशित अभिलेख आधुनिक भारतीय इतिहास के शोधार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्यवाहियां केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनियमों के संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री है। चलिए आगे है निजी पुरालेख। निजी अभिलेखों में उन व्यक्तियों एवं परिवारों से संबंध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत व्यवसाय और औद्योगिक निगमों तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों एवं संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन से संबंधित सामग्री विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध है। बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन हेतु अत्यंत उपयोगी है। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेता के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों की अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी है। आगे है इसके बाद विदेशी संग्रहालय की पुरालेख सामग्री। देखिए, विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, यूरोपियन संग्रहालय में संग्रहित भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड, फॉरेन, कॉमनवेल्थ एवं डेवलपमेंट ऑफिस FCDO लंदन में कई महत्वपूर्ण पुरालेखीय अभिलेख हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, ब्रिटेन में कई पुरालेखीय एवं पांडुलिपि संग्रहालय, विशेष रूप से लंदन में स्थित ब्रिटिश संग्रहालय के ब्रिटिश वायसरायों, राज्य सचिवों तथा अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आकलित किया गया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं जो देश में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना प्रदान करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशनल पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कैलोनीज एवं फॉर के पुरालेख अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी स्रोत हैं। आगे है कि हेग के रिक्सरचीफ में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख भारत में
डचों के बृहत इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त हैं। इन अभिलेखों का प्रयोग 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी किया जाता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशों से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिक्सरकेविट और कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख त्रैंबकोर और श्रीरामपुर यानी कि श्रीरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्राथमिक स्रोत हैं। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पोर्चुगल लिस्बन से भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। आगे है इसके बाद कि भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई नई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेशी मामलों संबंधित कार्यालय के पूरा लेख बेश कीमती हैं। उदाहरणार्थ यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेखों में है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट के पूरा लेख में उपलब्ध है। आगे है, हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पूर्व के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेख स्रोत अब पाकिस्तान में अवस्थित है। इन अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में है, जिनमें 1894 के पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त 1804 से 57 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं, जिन्होंने सम्मेलन पूर्व पंजाब में किया था। ठीक है, आगे है इसके बाद कि पेशावर स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849 से 1900 के बीच पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध है। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान है और भारत के अफगानिस्तान, ईरान तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की जानकारी के साथ संबंध के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। आगे है जीवनी साहित्य संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत। देखिए, जीवनी साहित्य संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसी समकालीन या अर्ध समकालीन दस्तावेज एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत के इतिहास की उपयोगी झलक प्रदान करते हैं। कई यात्रियों, व्यापारियों, धर्म प्रचारकों एवं लोक सेवकों जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए ने देश के विभिन्न हिस्सों के अपने अनुभवों और प्रभावों को लेखबद्ध किया। इन वृत्तांतों के ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया। इन लेखकों के समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज यानी कि ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं, जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अपने संबंध समाजों को भारत में अधिकाधिक मिशनरियों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लेखन किया। आगे है कि कुछ सिविल सर्वेंट ने इस सुसमाचार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया। उदाहरणार्थ सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट दोनों ने बंगाल के लंबी सेवाओं प्रदान की। इन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों एवं उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों की यात्रा वृत्तांत भी बेहद मूल्यवान है। जॉर्ज फॉरेस्टर, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए। इनके यात्रा वृत्तांत में ने उत्तरी भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। आगे है
बेंजामिन हेन के 1814 में प्रकाशित सेवरल टूअर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जर्मन ने इस समय के दौरान प्रायद्वीपीय के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की। 1831 में प्रकाशित जेम्स बर्न्स की भुज की चिकित्सकीय स्थलाकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखन ने कच्छ के इतिहास पर जानकारी प्रदान की। एलेक्जेंडर बर्न्स का यात्रा वृत्तांत लेवर्स इनटू बोखारा जो 1834 में 3 संस्करणों में प्रकाशित हुआ, भारत से काबुल की उसकी यात्रा का विवरण है। इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य यह पता लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक रहेगी। CJC डेविसन का 1843 में प्रकाशित डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न्स इन अपर इंडिया भी बेहद उपयोगी कार्य है। जॉन बटलर द्वारा 1855 में लिखा गया यात्रा वृत्तांत ट्रेवलर्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ असम ड्यूरिंग ए रेसिडेंस ऑफ 14 ईयर्स राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों एवं समाज का वर्णन है। आगे है इसके बाद की W.H. स्लीमैन की जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध अवध की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी भारत की यात्रा पर अपने रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणियों में विक्टर जैकमोंट, कैप्टन लियोपोल्ड वान आर्लिच, बैरन चार्ल्स ह्यूगल, जॉन मार्टिन होनी गबर्जर, विलियम मूरक्राफ्ट एंड जॉर्ज ट्रेबैक इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। आगे है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में प्रकाशित इसने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तत्पश्चात द कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जर्नल 1785, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785, द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786 और द मद्रास कुरियर 1788 और द बॉम्बे हेराल्ड 1789 जैसे कई अखबारों का प्रकाशन शुरू हो गया। आगे है प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति जो 1856 तक जारी रही। इसने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू और स्वदेशी मित्र, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और मराठा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाली शिशिर कुमार घोष और मोती लाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल गणेश अगरकर के नेतृत्व में सुधारक एन सेन का इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, जेपी वर्मा का एडवोकेट पंजाब में और ट्रिब्यून ऑफ अखबार आम बॉम्बे में और इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल एवं गुजराती
बंगाल में, और सोम प्रकाश और बंग निवासी एवं साधारणी। यह रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ, और उदाहरणार्थ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिक का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम, और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के मुख्य पत्र के तौर पर गदर पत्र प्रकाशित किया गया, और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर प्राप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं, और उनमें प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों को भावनाओं एवं दृष्टिकोण को आकार प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इसे इस तत्व से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक में इन अखबारों यानी कि अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं दोनों ने भारतीय औपनिवेशिक काल से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया है। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित एवं शामिल किया। हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष रूप में नहीं देखा गया। इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनीतिक विचार एवं वैश्विक मत थे। दूसरा है मौखिक प्रमाण। देखिए, मौखिक इतिहास अलिखित स्रोत की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। उदाहरणार्थ, व्यक्तिगत संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है। मौखिक स्रोत से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं पर विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति शंकित हैं, वे इसे नकारते हैं। ठीक है, चूँकि मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है और वे अस्पष्ट हो सकते हैं। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण है, जैसा कि वे अन्य स्रोतों से जुटाई गई जानकारी की पुष्टि करने में इतिहासकारों की मदद करते हैं। आगे है सृजनात्मक साहित्य। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभावाधीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में विकसित अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं दोनों में नवीन साहित्यिक रूपों तक सीमित करेंगे। देसी भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पद रूप में है, और यह साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को पुनः हासिल किया, और यह छंद और गीतात्मक एवं चतुष्पद जैसे नवीन रूपों के साथ किया गया एक प्रयोग था। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावनाओं का बहुमूल्य था, जिसने काव्य के रूप में बदल डाला। मंच के अभ्युदय ने आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मंच की स्थापना ने शास्त्रीय संस्कृति, नाटक और पश्चिमी मंचम दोनों के प्रभाव में नाटक रूपी साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। इस साहित्यिक विकास एवं लेखन ने औपनिवेशिक समय के लोगों के जीवन पर प्रचुर जानकारी प्रदान की। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का मुखरित प्रतिनिधि था। इसमें से कुछ प्रमुख थे। उर्दू में मोहम्मद इकबाल,
हिंदी में निराला, बंगला में काजी नजरुल इस्लाम और मराठी में केशवसुत, मलयालम में जी शंकर कुरूप और प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि सुब्रमण्यम भारती भी इसी काल से संबंधित है। ठीक है, आगे इसके बाद कि इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास था। ठीक है, उपन्यास था जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुआ। उस समय के प्रथम महत्वपूर्ण लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक हैं और उनमें से आनंद मठ 1882 बेहद लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ। विशेष रूप से इसके प्रभावशाली राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए इच्छा राम सूर्यराम देसाई 1853 से 1912 मध्यकालीन गुजराती साहित्यिक इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे। ठीक है, मध्यकालीन गुजराती साहित्य इतिहास के बेहतरीन विद्वान। उनका प्रथम उपन्यास हिंद आने तिब्रानिया राजनीतिक अधिस्वर वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक था। आगे है महान क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देउस्कर ने देश में स्वाधीनता की चेतना के जागरण के लिए 1904 में बांग्ला में देशेर कथा लिखी। गिरिजा देवी और राम तीर्थ थम्माल, जिन्होंने क्रमशः मोहन रजनी 1931 और दसी कलीन मोसावैल 1936 उपन्यास लिखे, ने उपन्यास को सामाजिक अनुभव का एक प्रभावी माध्यम बनाया। आगे है यह प्रेमचंद 1880 से 1936 थे, एक उपन्यासकार एवं उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार जिन्होंने कल्पित साहित्यिक संस्कार में भारत को एक अलग स्थान दिलाया। उन्होंने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया और उनके उपन्यासों ने भारतीय ग्रामीण समाज के आयामों की समझ तथा गहरी सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में रंगभूमि 1924, गोदान 1936, सेवा सदन 1919 और प्रेमाश्रम 1924 जैसे प्रमुख उपन्यास एवं कफन पुष्प की रात और शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि लघु कहानियां शामिल हैं। ठीक है, आगे है ग्रामीण जीवन को उद्घाटित करने की औपन्यासिक परंपरा को फणीश्वरनाथ नेहरू के हिंदी उपन्यास मेला आंचल ने आगे बढ़ाया। इस दिशा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो कि 1899 से 54 द्वारा रचित पाथेर पांचली 1929, उड़ीसा में मोहंती का प्रजा, गुजराती में पन्ना लाल पटेल का मेकलजीत और मराठी में भाल चंद्र नमाडे का कोसला प्रमुख उपन्यास है। आगे है मुल्क राज आनंद एवं राजा राव जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों के उपन्यास क्रमशः जो है वो है अनटचेबल, ठीक है, 1935 और कंथापुरा 1938 ने सामाजिक और राजनीतिक कोलाहल एवं संक्रमण को दर्शाया है। आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 भारत के अद्भुत लघु रूप को प्रस्तुत करती है। लघु कहानी लेखक के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए। उनकी कहानियां जिनमें पोस्टमास्टर 1891 और काबुली वाला जो कि 1892 इत्यादि शामिल हैं, ग्रामीण भारत के प्रामाणिक अनुभवों के रूप में सामने आई है। प्रेमचंद की वास्तविक कहानियों ने समाज एवं लोगों की व्यवहार का दर्पण प्रस्तुत किया। ऐसे कई अन्य लघु कहानी लेखक हुए जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। आगे है चित्रकला। देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। इसका प्रयोग आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। ऐसा ही एक चित्रकला विद्यालय था कंपनी चित्रकला। कंपनी पेंटिंग्स शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपियों के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार की भारतीय चित्रकारी के लिए किया गया, जो बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद से प्रभावित थी।
यह ऐसा समय था जब चित्रकारों के संरक्षण के अभाव के कारण मुगल और राजपूत लघु चित्र कला शैलियों का पतन हो गया। भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया। या उन्होंने उन ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया जो वापसी पर इंग्लैंड अपने साथ एक निशानी ले जाना चाहते थे। 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बन गया, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अलग कर दिया। कंपनी चित्रकला शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकला केंद्र वाराणसी एवं अन्य प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल एवं मद्रास, जहां 1792 से 1804 तक लॉर्ड क्लाइव रहे थे। ब्रिटिश बाजार में अनाज, फल एवं सब्जियां बेचने जैसे दैनंदिन जीवन के चित्रों को सजाने चाहते थे। इस शैली के चित्रों में देखा जा सकता है कि 1850 के बाजार में भारत के वर्तमान खाद्य बाजारों के समान ही थे। आगे है धर्म, जाति एवं व्यवसायिक भी बेहद लोकप्रिय विषय थे। विशेष रूप से दक्षिण भारत में कंपनी शैली के चित्रकारों ने भारतीय गहरे धुंधले रंगों के स्थान पर पानी वाले हल्के रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। भारतीय लघु चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रयुक्त चमकीले रंगों की जगह पर हल्के नीले, हरे एवं भूरे रंगों का प्रयोग होने लगा। कंपनी शैली के चित्रों का प्रयोग भारत के लोगों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में किया जा सकता है। आगे है पेंटिंग्स और पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर्स, कार्टून एवं बाजार प्रिंट के रूप में भारतीय एवं ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा चित्रित की गई 1857 के विद्रोहों की तस्वीरें महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। विद्रोह की पेंटिंग इस प्रमुख घटनाओं पर अंग्रेजों की भारतीय के विश्वमत को समझाने तथा व्याख्या करने में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है काली घाट चित्रकला, जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुई। इसने न केवल पौराणिक चरित्रों एवं आकृतियों को उकेरा, अपितु अपने दैनंदिन जीवन में संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। साधारणतः जन के जीवन की तस्वीरों ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को चित्रित किया। इन चित्रों ने तत्कालिक सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणियां की। 1857 के कुछ समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए। इनकी शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल एकेडमी पर आधारित थे। भारतीय विद्यार्थियों ने तौलियों रंग यानी कि ऑलियो पेंट को कैनवस पर और वाटर कलर के पेपर पर प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्रियों को समझा। भारत में अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग की विचारधारा एवं दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। और आगे है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार की भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति थी। इस नवीन कला आंदोलन ने अपना शुरुआती अभिप्रेरण उदयमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया और नंदलाल बोस एवं राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इस कला के नवीन रूप के प्रतिनिधि थे। अब नीरेंद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हैवेल और एवं आनंद केंटिस कुमारस्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि नवीन कला रूप की यह चित्रकारी मुख्यतः पौराणिक कथाओं एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विषय वस्तु पर केंद्रित थी, तथापि ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन एवं कला इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए यहाँ पास अभी तक जितने हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसका सारांश के बारे में है, यानी कि अब तक आप लोगों ने ध्यान इसको रिवीजन करने में नहीं दिया होगा तो वंस अगेन फिर से सचेत हो जाइए। चलिए सारांश आरंभ होता है। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत। देखिए पूरा लेखिए सामग्री में आ जाएगा।
पुरालेख लोक एवं निजी आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान स्रोत सामग्री का निर्माण करते हैं। दूसरा, भारत सरकार के पुरालेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेख प्रदान करते हैं। तीसरा, 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के पुरालेख विशेष रूप से बेहद उपयोगी हैं। और चौथा बात है कि न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसा कि ये न्यायिक न्यायालयों के पुरालेखों का संग्रह करते हैं, जिसने भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के तौर पर सेवा प्रदान की। पांचवा, निजी पुरालेखों में उन व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठा, विदेशी संग्रहालयों की पुरालेखीय सामग्री ने आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी विविध एवं व्यापक अभिलेख मुहैया कराए। और सातवां कि 1947 के पूर्व से संबंध कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस पाकिस्तान में उपलब्ध हैं। जीवनी साहित्य एवं संस्मरण 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों एवं लोक सेवकों के वृत्तांतों ने समकालीन अवधि पर रोचक अंतर्दृष्टि एवं उपयोगी सूचना प्रदान की है। और आगे है समाचार पत्र एवं पत्रिका। पहला, 1780 के दशक से औपनिवेशिक समयावधि के दौरान प्रकाशित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की। दूसरा, इंडियन सोशलिस्ट लंदन, बॉम्बे, वंदे मातरम पेरिस और तलवार बर्लिन एवं गदर सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ पत्र विदेशों से प्रकाशित हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मौखिक प्रमाणों एवं आंकड़ों ने इतिहासकारों एवं लेखकों को उनके विषय की सीमाओं को व्यापक करने में मदद की है। यद्यपि इन मौखिक स्रोतों में प्रामाणिकता का अभाव प्रतीत होता है और इनका कालक्रम अस्पष्ट है। सृजनात्मक साहित्य। पहला, साहित्य के नए रूप जो पश्चिम साहित्य के प्राधिकरण प्रभावाधीन औपनिवेशिक काल के दौरान उदित हुए, इसने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंब किया। आगे है कि लघु कहानियों के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक काल के विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया। और आगे है चित्रकला। पहला, औपनिवेशिक काल के दौरान चित्रकला की कंपनी शैली का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्र प्रदान किए। दूसरा, 1857 के महान विद्रोह की कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 के पश्चात चित्रकला के क्षेत्र में नवीन विकास हुए और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय कला में नवीन प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसकी विशेषता राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति थी। और अगला, अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने भारतीय पौराणिक कथाओं एवं सांस्कृतिक विरासतों जैसी विषयों पर ध्यान दिया। दोस्तों, हम लोग आज के इस आधुनिक भारत के पहले अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार हम लोग आधुनिक भारत के अगला चैप्टर को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो, आधुनिक भारत के इतिहास की कड़ी में दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम के बारे में। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोरियोग्राफी इतिहास का ऐतिहासिक लेखन या ऐतिहासिक व्याख्या है। इतिहास एक ऐसी जानकारी नहीं है जिसे अपरिवर्तित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाए। ऐतिहासिक परिस्थितियों की व्याख्या की जानी चाहिए, यानी कि जो इतिहास में जो बीत गए हैं, ठीक है, परिस्थितियाँ, उनके बारे में क्या होना चाहिए, व्याख्या होना चाहिए। और साथ ही साथ उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए, प्रमाणों के विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए और तर्क वितर्क से उपजे सामान्यीकरण प्रदान किए जाने चाहिए। नवीन प्रमाणों के साथ या मौजूदा प्रमाणों की नवीन व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण सहित अतीत की एक नई समझ प्राप्त की जा सकती है। इसका अनुसरण करने के लिए उन तरीकों एवं शैलियों
के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है, जिसमें उस समय के लोग जीवन यापन करते थे। ठीक है, आगे है कि और अपने अतीत के बारे में सोचते थे। आगे इसके बाद कि इतिहास लेखन के उपागम ज्ञान के रूप में इतिहास को समझने की भूमिका बन जाते हैं। देखिए, व्याख्या रूप से आधुनिक भारत के इतिहास के 4 उपागम हैं, जिसमें कि औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी एवं अधीनस्थ या उपाश्रित हैं। हालांकि इतिहास लेखन के 2 अन्य उपागम संप्रदायवादी और कैम्ब्रिज भी हैं। देखिए, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से औपनिवेशिक उपागम से। ठीक है, देखिए यहाँ पास है कि औपनिवेशिक उपागम। औपनिवेशिक उपागम या इतिहास लेखन का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। एक औपनिवेशिक देशों के इतिहास से संबंधित है, जबकि दूसरा ऐसे कार्यों को संदर्भित करता है जो प्रभुत्व की औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित थे। आज के अधिकतर इतिहासकारों ने औपनिवेशिक उपागम के दूसरे अर्थ के दृष्टिगत इतिहास लेखन किया है। वास्तव में औपनिवेशिक आधारित अधिकारियों द्वारा औपनिवेशिक देशों के बारे में किया गया लेखन कार्य प्रभुत्व की इच्छा एवं औपनिवेशिक शासन के औचित्य से संबद्ध है। अतः ऐसे अधिकांश ऐतिहासिक लेखनों में पश्चिम संस्कृति एवं मूल्यों की प्रशंसा तथा व्यक्तियों का महिमा मांडन किया गया है, जिन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य को स्थापित किया था। देखिए आगे इसके बाद कि हाल के वर्षों में भारत के इतिहास का सृजन बेहद तीव्र हो गया है तथा इसकी व्याख्या का आह्वान किया जा सकता है। इसके 2 तरफा कारण हैं। भारतीय परिदृश्य में होते परिवर्तन के तथ्यों की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता और भारतीय इतिहास के जरूरी तत्वों के बारे में इतिहासकारों के दृष्टिकोण में होते परिवर्तन। ठीक है, ये लिखे हैं पर्सिवल स्पीयर। देखिए, जेम्स मिल और माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंटन और विंसेंट स्मिथ एवं अन्य द्वारा लिखा गया भारत का इतिहास औपनिवेशिक उपागम के उचित उदाहरण है। इस प्रकार के वर्णन में भारत को अवरुद्ध समाज, पिछड़ी सभ्यता एवं सांस्कृतिक रूप से निष्क्रिय दिखाया गया है, जबकि ब्रिटेन को उत्कृष्ट सभ्यता एवं उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में महिमा मंडित किया गया है। हालांकि सभी ब्रिटिश ऐतिहासिक लेखनों के एक समान रूप से औपनिवेशिक मानना सही नहीं है, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औपनिवेशिक संप्रदाय के तहत विभिन्न उपागम एवं व्याख्यात्मक रूपरेखाएं विकसित हुई है। सारगर्भित रूप में औपनिवेशिक उपागम सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने और भारत पर ब्रिटिश शासन के वैधीकरण के रूप में इतिहास को औचित्य प्रदान करने हेतु विचारधारात्मक प्रयास का एक भाग था। आगे है राष्ट्रवादी उपागम के बारे में। देखिए, राष्ट्रवादी उपागम का विकास औपनिवेशिक उपागम से सामना करने और प्रत्युत्तर देने के रूप में हुआ। यह भारतीयों और उनके ऐतिहासिक अभिलेखों की औपनिवेशिक झूठी निंदा के सम्मुख राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का एक प्रयास था। इस उपागम के इतिहासकारों ने मौजूदा ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरणों की असत्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया और धार्मिक, जातीय, भाषाई या वर्गीय भेदभाव के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया। राष्ट्रवादी उपागम मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के प्राचीन एवं मध्यकालीन युग का वर्णन करता है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि 1947 से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई संप्रदाय मौजूद नहीं था
दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. तेलंगन, जी.के. गोखले एंड टी.ई. वाचा जैसे गैर अकादमिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद की विस्तृत एवं वैज्ञानिक आलोचना की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद कि विद ब दिन सैकड़ों हाजिर। ठीक है, दिन ब दिन सैकड़ों हाजिर जवाब बाबू उनके अंग्रेज अत्याचारियों के खिलाफ अपने क्रोध रोष को बेहद तीक्ष्ण एवं प्रभावी समालोचन के माध्यम से सामने रख रहे हैं। इस प्रकार इसमें कोई शंका नहीं है कि इन अखबारों को पढ़ने वाले के मस्तिष्क में गंभीर विश्वास उपजेगा कि हम समस्त मानव जाति के शत्रु हैं और विशेष रूप से भारत के। ये बोले हैं लॉर्ड डफरिन। 1886 में समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था ये सामग्री। देखिए, इसके बाद है कि श्री अरबिंदो के करीबी सहयोगी सखाराम गणेश दे अस्कर ने 1904 में बंगाल में प्रकाशित अपनी पुस्तक देशेर कथा के माध्यम से नौरोजी एवं रानाडे के विचार को प्रचलित किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में के.टी. शाह और बी.सी. काले और सी.एम. वकील और डी.आर. गाडगिल और ज्ञानचंद वी.के.आर.टी.वी. और राव और वाडिया एवं मर्चेंट जैसे कई अकादमिक अर्थशास्त्रियों ने उनके पदचिन्हों का अनुसरण किया। राष्ट्रवादी उपागम ने सामाजिक सुधार आंदोलनों को उचित स्थान दिया, लेकिन इस ओर उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक नहीं रहा और उन्होंने अक्सर निम्न जातियों और जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलन की उपेक्षा की। उन्होंने ऐतिहासिक विकास में भारत की उत्कृष्टता को सिद्ध करने का प्रयास किया। प्रयास में भारतीय सामाजिक संस्थाओं में ऐतिहासिक मूल्यांकन की भी उपेक्षा कर दी। कुल मिलाकर इस उपागम ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की उपेक्षा की। आगे है मार्क्सवादी उपागम। देखिए, मार्क्सवाद ने उल्लेखनीय रूप से भारतीय इतिहास लेखन की अधिकांश प्रवृत्ति को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया। भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में, चाहे इसे काल या विषय द्वारा विभाजित करें, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों ने इतिहास लेखन के मार्ग या दिशा को परिवर्तित किया। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी उपागम की तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक स्वामियों एवं अधीन लोगों के हितों के बीच प्रारंभिक संघर्ष एवं विरोध को स्पष्ट रूप से देखा। राष्ट्रवादियों के समान वे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच अंतर्विरोध के प्रति भी पूरी तरह से सजग थे। हालांकि उनमें से कुछ विशेष रूप से रजनीपाम दत्त प्रारंभिक साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षी तथा द्वितीय अंतर्विरोधी के उपचार को समन्वित करने में पूरी तरह सफल रहे और उन्होंने औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष को वर्ग या सामाजिक संघर्ष में संतुलित करने का प्रयास किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी संरचित बुजुर्वा आंदोलन के रूप में देखने का प्रयास किया और इसके मुक्त एवं सहवर्गीय रूप से उपेक्षा की। आगे है इसके बाद कि कुछ इतिहासकारों द्वारा विलंब से शुरू की गई नवीन प्रवृत्ति, जिसे इसके प्रस्तावकों द्वारा उपाश्रित उपागम के रूप में विवेचना किया गया है, इसने पूर्व के सभी ऐतिहासिक लेखनों को नकार दिया, जिसमें कुलीन इतिहास लेखन के रूप में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित इतिहास लेखन भी शामिल है और इस पुरातन दिशाहीन इतिहास लेखन को उपाश्रित उपागम से प्रतिस्थापित करने का दावा किया। ठीक है, विपिन चंद्रा जी लिखे हैं। देखिए, आगे है अधीनस्थ या उपाश्रित उपागम। अधीनस्थ या उपाश्रित उपागम शीर्षक ऐसे विवरणों को श्रृंखला है जिसे शुरू में रंजित गुहा के संपादकत्व के प्रकाशित किया गया। अधीनस्थ उपागम की शुरुआत मौजूदा इतिहास लेखन के आलोचक के रूप में 1980 के दशक में हुई।
इसने अपने प्रवर्तकों के माध्यम से अन्य ऐतिहासिक उपागम पर लोगों की आवाज़ की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। शुरू से ही अधीनस्थ उपागम ने स्पष्ट किया कि भारतीय इतिहास लेखन की सभी परंपराओं का झुकाव अभिजात्य वर्ग की तरफ है, अतः ये पक्षपाती है। अधीनस्थ या उपाश्रित इतिहासकारों ने दृष्टिकोण से औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज के मूलभूत विरोधी एवं संघर्ष एक तरफ कुलीन भारत एवं विदेशी दोनों और दूसरी तरफ उपाश्रितों के बीच था, न कि उपनिवेशवाद और भारतीयों के बीच। वे विश्वस्त हैं कि भारतीय कभी भी एक साझा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में एकजुट नहीं हुए थे। इसके बावजूद वे मानते हैं कि दो भिन्न आंदोलन या धाराएं थीं, एक उपाश्रितों की वास्तविक साम्राज्य विरोधी धारा और दूसरी कुलीनों की झूठी राष्ट्रीय आंदोलन धाराएं। कुलीन धाराएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक नेतृत्व में कुलीनों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष करने का झुंड वाले से थोड़ा सा अधिक थी, और हालांकि अधीनस्थ या उपाश्रित संप्रदाय जिसने शुरू में आम लोगों के दृष्टिगत इतिहास लिखने की वचनबद्धता दिखाई, लोगों की स्वयं कई सचेतनता पर आधारित था, लेकिन वह ऐसे नवीन स्रोतों की खोज नहीं कर पाया जो लोकप्रिय अवधारणाओं को अधिकाधिक प्रतिबिंबित कर सके। उनका नवीन लेखन निरंतर उन्हें पुराने कुलीन स्रोतों पर आधारित था। आगे है संप्रदायवादी उपागम। राष्ट्रीय इतिहासकारों की भांति संप्रदायवादी इतिहासकारों ने भी स्वयं को मध्यकालीन भारत और औपनिवेशिक काल की पाठ्य पुस्तक के औपनिवेशिक इतिहास लेखन तक पूरी तरह सीमित कर दिया। भारतीय सांप्रदायिक इतिहासकारों द्वारा निर्मित सामान्यीकरण को ब्रिटिश इतिहासकारों और प्रशासकों के लेखक में ढूंढा जा सकता है। संप्रदायवादी स्कूल के मतानुसार भारत का मध्यकालीन इतिहास हिंदू मुस्लिम मतभेद एवं संघर्ष की एक लंबी कहानी थी। हिंदू और मुस्लिम इतिहास अस्थायी रूप से शत्रु समूहों के विभाजित थे, जिनके आपसी संबंध कड़वे, शत्रुतापूर्ण और विरोधात्मक एवं अविश्वासी थे। यह विचार न केवल इतिहासकारों के लेखन में प्रतिबिंबित हुआ, अपितु संप्रदायी राजनीतिक नेताओं के हाथों में आकर इसने अधिक उग्र एवं विषाक्त रूप ले लिया। इसके अलावा यह विचार प्रचारित किया गया कि मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने शासक वर्ग का निर्माण किया, ठीक है, तथा हिंदू शासित अधीन एवं पराधीन थे। चले आगे है इसके बाद कि कैम्ब्रिज स्कूल उपागम। देखिए, कैम्ब्रिज संप्रदाय का मत है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज मूलतः शैक्षिक क्षैतिज एवं लंबवत भागों द्वारा चरितार्थ हुआ और स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरदारों के बीच गुटीय शत्रुता एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा भारतीय राजनीति का सीमांकन किया गया। इस प्रकार उनके मतानुसार औपनिवेशिक शासन के अधीन मूलतः विरोध साम्राज्यवाद और भारतीयों के बीच नहीं था, अपितु भारतीयों के बीच था। इसके अतिरिक्त कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भारतीयों के संघर्ष का परिणाम नहीं था, अपितु ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए भारतीयों के बीच के संघर्ष का फल था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महान विचारों से प्रेरित नहीं थे, बल्कि उसके पश्चात मिलने वाले भौतिक लाभों एवं शक्ति से प्रेरित थे। इस उपागम की कई इतिहासकारों एवं शोधार्थियों तथा विद्वानों द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह तथ्यों को मानव व्यवहार से हटाकर देखता है और राष्ट्रवाद को पाश्विक राजनीति के स्तर पर ले जाता है। आगे है उदारवादी एवं नव उदारवादी व्याख्या। देखिए, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पूर्ण मूल्यांकन 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ। कैन एवं हॉपकिंस 1993 और पैट्रिक ओ ब्रायन 1988 तथा डेविस एंड हटनबैक 1986 ने उपनिवेशवाद के चरित्र को लेकर मार्क्सवादी एवं वाम उदारवादी प्रबुद्ध वर्ग के कुछ अनिष्ठापूर्ण विचारों के एवं दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाना शुरू किया कि इस उपागम के प्रस्तावक
तर्क देते हैं कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए फायदेमंद नहीं था। औपनिवेशिक क्षेत्रों में ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजारों की उपलब्धता और बाहरी देशों का बाजारों में पूंजी निवेश, यानी कि भारत में रेल परिवहन की व्यवस्था करना ब्रिटेन में घरेलू निवेशों को हतोत्साहित और नवीन औद्योगिक विकास को प्रभावित कर सकता था। आगे है नारीवादी उपागम के बारे में। देखिए, इतिहास लेखन में लगभग सभी मुख्य प्रवृत्तियों औपनिवेशिक से लेकर अधीनस्थ उपाश्रित उपागम इतिहास में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, भूमिका, दर्जा एवं योगदान को स्पष्ट कराने में असफल रही। महिलाओं के योगदान पर इतिहास लेखन का आरंभ 1970 के महिला आंदोलन से माना जा सकता है, जिसने भारत में महिलाओं के अध्ययन के अभ्युदय हेतु संदर्भ एवं आवेग प्रदान किया। ठीक है। लोतिका सरकार ने बताया कि स्थापित एवं स्वचेतन परंपरा के तौर पर महिला इतिहास की शुरुआत 1970 के दशक से शुरू हुई, क्योंकि इस नारीवादी बुद्धिजीवी ने स्वयं को बलात्कार, दहेज या घरेलू हिंसा के विरुद्ध शक्तिशाली एवं उग्र आंदोलन में संलग्न किया। महिलाओं के प्रति लेखन B.R. नंदा द्वारा संपादित इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी जैसे कार्य के साथ शुरू हुआ। औपनिवेशिक काल में भारतीय महिलाओं की अत्यंत दयनीय स्थिति को पंडित रमाबाई द्वारा लिखित द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 और कैथरीन मेयो द्वारा लिखित मदर इंडिया 1927 में दर्शाया गया। भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति और दर्जे से संबंध अन्य लेखकों में BC लॉ यानी कि वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर 1927, आईवी हार्नर वुमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म 1930 और A.S. अल्टेकर द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द प्रेजेंस 1938। ये सब क्या है, प्रमुख हैं। देखिए, आगे इस अध्याय का सारांश दिया गया है। चलिए सारांश के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इतिहास के प्रमुख उपागम हम लोग पढ़े थे। इसमें जेम्स मिल और एल्फिंटन, B.A. स्मिथ जैसे अन्य इतिहासकारों तथा लेखकों द्वारा प्रस्तुत औपनिवेशिक उपागम ने भारत को अवरुद्ध और पिछड़े समाज एवं सभ्यता के तौर पर चित्रित किया, जबकि अपने देश ब्रिटेन को गौरवशाली रूप में प्रस्तुत किया। इस उपागम ने ब्रिटिश द्वारा भारत के औपनिवेशीकरण को न्याय उचित ठहराया। दूसरा पढ़े थे राष्ट्रवादी उपागम। राष्ट्रवादी उपागम ने औपनिवेशिक उपागम के दावे को नकार दिया और ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शोषण को प्रस्तुत किया। और आगे है मार्क्सवादी उपागम ने भारत में इतिहास लेखन की कला को प्रभावित किया। मार्क्सवादी उपागम ने औपनिवेशिक और साथ ही राष्ट्रवादी उपागम की मूलभूत कमजोरी को सामने रखा। आगे है सांप्रदायिकवादी उपागम। सांप्रदायिक उपागम ने जो मध्यकालीन भारत के औपनिवेशिक इतिहास लेखन पर आधारित था, हिंदू और मुस्लिम को दो भिन्न समूहों के रूप में देखा, जो अस्थायी रूप से शत्रु समूहों में विभाजित थे। कैम्ब्रिज उपागम ने भारतीयों के बीच अंतर्विरोधी को देखा, न कि साम्राज्यवाद और भारतीयों के बीच। आगे है उपाश्रित उपागम। उपाश्रित उपागम ने लोगों की आवाज़ की उपेक्षा करने का आरोप मौजूदा सभी उपागमों पर लगाया। यद्यपि उसने लोगों की स्वचेतना पर आधारित नवीन इतिहास लिखे जाने का दावा किया, तथापि यह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। आगे है उदारवादी और नव उदारवादी उपागम। देखिए, उदारवादी और नव उदारवादी उपागम की शुरुआत 1980 के दशक में इंग्लैंड में हुई। इस उपागम के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन उतना दमनात्मक तथा शोषणकारी नहीं था जितना वाम राष्ट्रवादी उन्मुख उपागम ने इसे प्रचारित किया। इसके प्रस्तावकों में पैट्रिक ओ'ब्रायन और कैन और हॉपकिंस एंड हटन बैन प्रमुख हैं। भारत में नारीवादी उपागम की शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जिसने महिला आंदोलन से आवेग को प्राप्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग आधुनिक भारत के दूसरे अध्याय को भी पढ़ लिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से आधुनिक भारत के तीसरे अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।